हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्या तलपट का मिलान खातों की शुद्धता का अचूक प्रमाण है। तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में जो है वो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तलपट का मिलान खातों अथवा लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अचूक प्रमाण है। जैसा कि हम लोग अधिकतर क्या बोलते हैं कि अगर हमारे तलपट मिल गया है यानी कि हमारे खाते जो है वो शुद्ध तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, उनमें शुद्धता है। लेकिन तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पूरा का पूरा मतलब ये 100% श्योर तलपट हमें करता है कि हमारी जो लेखा पुस्तकें हैं वो सही सही बनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी ज़रूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी कि दोहरी लेखा प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यवहार होता है, उस व्यवहार से दो खाते प्रभावित होते हैं और जो हम लोग लेखा करते हैं उन्हीं दोनों खातों के दो पक्षों में, दो विपरीत पक्षों में जो है वो हम लोग लेखा करते हैं। फिर जब हम लोग उन खातों का योग निकालते हैं या फिर शेष निकालते हैं, तो उस योग और शेष के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तलपट का निर्माण करते हैं। तो क्योंकि तलपट का निर्माण खातों के योग अथवा शेष के आधार पर होता है, इसलिए तलपट जो है वो केवल खातों की अंकगणितीय शुद्धता की ही जो है वो जांच करता है। ठीक है, अंकगणितीय शुद्धता मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राशि की शुद्धता की जांच करता है कि हमारे दोनों पक्ष में जो राशि है जब वो बराबर आती है तो हमें इतना समझ में आ जाता है कि हमारी जो राशियाँ लिखी गई हैं, जो राशियाँ हम लोग खातों के शेष या योग निकाले हैं, वो जो है वो सही सही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो तलपट है ये सिर्फ और सिर्फ राशि की शुद्धता की जांच करता है, ना कि हमारी पूर्ण लेखा पुस्तकों में जो भी विधियां अपनाई गई, जो भी हमने लेखा किया है उस उन सब की जांच नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी राशि संबंधी शुद्धता है उसकी जांच करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि तलपट अगर मिल भी रहा है तो भी हम ये नहीं मान सकते कि हमारे जो खाते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध हैं। यहाँ तक कि जो अंकगणितीय शुद्धता की बात हमारा तलपट करता है, वहाँ पर भी कुछ 1% का जो है वो आप कह सकते हैं अपवाद आ जाता है, यानी कि 1% जो है वहाँ पे शुद्धता की जांच जो है उसमें कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा लेखा जो कि हमने किया ही नहीं है, तो वो राशि तो उसमें आई नहीं, तो उस चीज़ को तलपट जो वो नहीं दर्शा पाता है। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें समझनी होंगी। वो चीज़ें जो कि तलपट जब हम लोग बनाते हैं तो उससे हमें जो गलतियाँ हमें मिलती हैं वो यानी कि तलपट द्वारा प्रकट होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि तलपट जब हम लोग बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी गलतियाँ हमें सामने दिख जाती हैं, और दूसरा क्या कि वो अशुद्धियाँ जो कि तलपट से नहीं प्रकट होती हैं। तो इन दोनों को जो है वो हमें समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे जो कि तलपट के मिलने के बाद भी बनी रहती हैं और हमें प्रकट नहीं होती, यानी कि तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियों के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये कुछ 6 प्रकार की मेनली जो अशुद्धियाँ हैं वो हैं जो कि तलपट से प्रकट नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारा है भूल संबंधी अशुद्धि। भूल संबंधी अशुद्धि का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा व्यवहार व्यापार में हुआ है, कोई भी ऐसा लेन देन हुआ है जिसका लेखा हम लोग किए ही नहीं है, मतलब कि भूल गए लेखा करना, तो उस लेखे का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी कहीं पे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का सामान नकद बेचा है, ठीक है, 500 रुपये का सामान नकद बेचा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, कैश डेबिट करेंगे और सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यही करते हैं ना अगर हम लोग एंट्री करते तो। लेकिन 500 रुपये का जो आपने सामान नकद बेचा उसकी एंट्री हुई ही नहीं, यानी कि किसी ने उसकी एंट्री नहीं की, वो लेखा पुस्तकों में नहीं लिखी गई। तो तलपट में जो है वो हमारा कैश जो है वो 500 रुपये से कम डेबिट में दिखेगा और सेल्स भी जो है वो 500 रुपये से कम क्रेडिट में दिखाया जाएगा, यानी कि तलपट के दोनों साइड में 500 रुपये कम दिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से इस अशुद्धि का जो प्रभाव है वो दोनों ही पक्षों पे समान रूप से पड़ा है। इस वजह से जो है वो तलपट की अंकगणितीय शुद्धता पर कोई भी ये असर नहीं डाल रहा है, यानी कि गलती तो है कि जो लेखा है वो उसका किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारा तलपट क्या है वो मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है भूल संबंधी अशुद्धि, यानी कि किसी भी व्यवहार का जब हम लोग लेखा नहीं करते हैं तो क्योंकि वो उसका प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है, और तो दोनों पक्षों पर पड़ने की वजह से हमारा तलपट जो है वो समान जो है वो योग दिखाता है। तो इस अशुद्धि का जो ये अशुद्धि जो है वो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है। ठीक, दूसरा है प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ।
प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ का मतलब क्या हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में ही हमने जो है वो अमाउंट लिखने में गलती कर दी। जैसे मान लीजिए कि 15,000 का आपने सामान जो है वो बेचा था, ठीक है? आपने 15,000 का सामान बेचा था जब, और उसकी जगह पे आपने एंट्री जो की है वो 1,500 की है। यानी कि आपने 15,000 का सामान बेचा तो कैश डेबिट होगा 15,000 से, और सेल्स जो है वो क्रेडिट होगा 15,000 से। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने एंट्री कर की तो उसमें आपने 15,000 की जगह पे 1,500 ही केवल दिखाएं। तो उस कंडीशन में अब क्योंकि ये पहली हमारी एंट्री है और इसी के आधार पे आगे खाते बनेंगे और खातों के आधार पे जो है वो तलपट बनेगा, तो वहाँ पर तलपट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तलपट अमाउंट तो दोनों जगह सेम है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो इसका प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा और ये अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट नहीं हो पाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम लोग लेखा कर रहे हैं तो जो पक्ष जो है वो डेबिट और क्रेडिट सही कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो दोनों ही जगह पे गलत लिखा जा रहा है, तो इस वजह से इसका प्रभाव तलपट पे नहीं पड़ता है। ठीक। अब तीसरा है खतौनी में अशुद्धि, यानी कि जब हम लोग जर्नल से खाता बही में खतौनी करते हैं उसी टाइम कोई ऐसी अशुद्धि होती है जिसका कि तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो तलपट से प्रकट नहीं होती। अब ये ऐसा कैसे होता है, देखिए जैसे कि हम लोग कोई जर्नल से कोई राशि जो है वो हमें राम के खाते में, ठीक है, डेबिट पक्ष में मान लीजिए 500 लिखनी है, ठीक है, 5,000 लिखनी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, राम के खाते में डेबिट पक्ष में ना लिख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, श्याम के खाते के डेबिट पक्ष में 5,000 जो है वो लिख दे रहे हैं। यानी कि डेबिट में ही लिख रहे हैं और 5,000 ही लिख रहे हैं, लेकिन जो अकाउंट है वो गलत है, ठीक है। तो जब हम लोग तलपट बनाएंगे तो राम के खाते में 5,000 कम दिखाया जाएगा, जबकि श्याम के खाते में 5,000 जो है वो ज़्यादा दिखाया जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो तो राशि जो है वो हमारी दोनों पक्ष की बराबरी आएगी, क्योंकि अब चाहे हम राम के खाते में 5,000 ऐड करके दिखाते, चाहे श्याम के खाते में 5,000 ऐड करके दिखा रहे, उससे तो तलपट को कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि कौन से खाते में कितनी राशि, उसको फ़र्क किससे पड़ता है, जब उसके दोनों खातों का योग बराबर नहीं आता है। यानी कि मान लीजिए क्रेडिट जो है वो हमें कैश को करना था, कैश हमारा सही से क्रेडिट हुआ है 5,000 से, कैश हम लोग सही से दिखाए, लेकिन डेबिट पे क्या किए हैं, राम की जगह पे श्याम को डेबिट कर दिए, तो इससे तलपट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस खाते में कितनी राशि गई है या फिर जानी चाहिए, उसको बस फ़र्क है कि सही पक्ष में और जो राशि है वो सही सही जानी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हमारे खतौनी में अशुद्धि अगर ऐसी हो रही है कि किसी और खाते में हमें किसी और पक्ष में लिखना है और वो एंट्री जो है वो किसी दूसरे खाते में हो जाती है, तो ये अशुद्धि भी जो है वो तलपट से प्रकट नहीं होती है, ठीक। फिर है खतौनी में छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। खतौनी में छूट जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कोई राशि जो है वो हमें, जैसे मान लीजिए 100 से 100 हमें जो है वो डेबिट पक्ष में दिखाना था, ठीक है, वो राशि कहीं किसी खाते में हमें 100 जो है डेबिट पक्ष में दिखाना था वो भी छूट गई, और किसी और खाते में 100 जो है वो हमें क्रेडिट पक्ष में दिखाना था वो भी लिखने से छूट गई। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेबिट में भी हमें किसी खाते में 100 दिखाना था जो कि हम लोग नहीं दिखाएं, छूट गया हमसे, और कोई और खाता है जिसमें हमें 100 क्रेडिट में भी दिखाना था वो भी हमसे लिखने से छूट गया। तो दोनों ओर जो है डेबिट और क्रेडिट में 100 से ही कमी आ रही है, जिसका कि तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तलपट क्या होगा, बस 100 कम दिखाएगा, लेकिन उससे तलपट जो है वो हमारा मैच तो कर ही जाएगा, तो मैच कर जाएगा तो हम तो यही समझेंगे ना कि हमारे खाते जो हैं वो शुद्ध हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये है खतौनी में छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। चौथा है हमारा क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि क्षति की पूर्ति होना, क्षति यानी कि हानि की पूर्ति होना, तो ये ऐसी अशुद्धियाँ थी जो आपस में ही मिल करके जो है वो अपना जो है अशुद्धि को ख़त्म कर लेती हैं, और इसका कोई भी प्रभाव तलपट के जो मिलान पर है वो नहीं पड़ता। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया ऐसा, जैसे हम मान लेते हैं कि परचेस अकाउंट में जो है, ठीक है, परचेस अकाउंट में आपने 1,000 जो है वो कम दिखाएं, 1,000 कम दिखाएं हैं, तो जाहिर सी बात है परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। परचेस अकाउंट के डेबिट पक्ष में जो है आपने 1,000 कम दिखाया, यानी कि परचेस हमारा 1,000 से कम डेबिट हुआ है, जबकि आपने साथ ही में क्या किया कि गलती से आपने जो है वो सेल्स अकाउंट के, अब सेल्स अकाउंट है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट में भी आपने 1,000 कम दिखा दिए, ठीक है। मतलब आपने परचेस में भी 1,000 कम दिखाया जो कि डेबिट होना था, और सेल्स में भी आपने 1,000 कम दिखाया जो कि हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। ये राशि कहाँ जाएगी, तलपट के, सेल्स की राशि तलपट के क्रेडिट पक्ष में जाएगी और परचेस की राशि जो है वो तलपट के डेबिट पक्ष में जाएगी।
तो हमारा तलपट का डेबिट पक्ष भी 1000 से कम हो गया और तलपट का क्रेडिट पक्ष भी 1000 से कम हो गया। तो एक तो गलती हुई थी हमारी कि हमने परचेस में कम दिखाया, साथ ही में दूसरी गलती हमने क्या किया कि सेल्स में हमने कम दिखाया, और ये दोनों ही अशुद्धियाँ जो है आपस में मिल करके अशुद्धि को, मतलब कि तलपट की जो अंक गणितीय अशुद्धि है उसको ख़त्म कर देती हैं। यानी कि तलपट तो हमारा मैच कर ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही ओर जो है वो सेम अमाउंट से गलती हुई है, तो हमारा तलपट तो मैच कर ही जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो गलती है, तो इसे ही हम लोग क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जो कि एक दूसरे की पूर्ति, एक दूसरे की अशुद्धि को स्वयं में ही खत्म कर देती हैं। ठीक, फिर लास्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ यानी कि हमें दोहरी लेखा प्रणाली का जो उसकी जो अवधारणा है, उसके जो भी भाव है, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण हमसे कुछ ऐसे सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती हैं जिसका कि तलपट पे प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आपको जब हम लोग किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं तो हम लोग उस संपत्ति को डेबिट करते हैं। जैसे कि मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन अगर 20,000 का खरीदे तो हम लोग मशीन को 20,000 रुपये से डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। लेकिन हमें अच्छे से नहीं पता है, हमें कोई उतना अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छी तरीके से नहीं है, और हमने मशीन की खरीदारी को परचेस में दिखा दिया, परचेस अकाउंट में दिखा दिया 20,000 रुपये, और परचेस अकाउंट भी हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये दोनों ही खाते जो है वो हमारे तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो या तो आप तलपट के डेबिट पक्ष में मशीन अलग से लिख करके 20,000 रुपये दिखाइए, या फिर परचेस लिख करके 20,000 रुपये दिखाइए। उससे तो मतलब इसी चीज़ से है कि आपका दोनों साइड बराबर है। अब आपने कैश को सही से क्रेडिट किया, ठीक है, कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट सही से किया, तो कैश अकाउंट तो हमारा 20,000 रुपये से दिख ही रहा होगा तलपट में, लेकिन क्रेडिट साइड में। लेकिन जो हमारा मशीन आपने ख़रीदा है उसका अमाउंट आपने परचेस में लिख दिया, तो इससे तलपट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तलपट को इस 20,000 रुपये से फ़र्क है जो कि उसका डेबिट पक्ष में दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसी कुछ सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती हैं जो कि हमें दोहरी लेखा प्रणाली का सही ज्ञान न होने के कारण होती हैं, और इन सभी अशुद्धियों का जो है वो तलपट पे प्रभाव नहीं पड़ता, या आप कह सकते हैं कि तलपट जो है वो इन सभी अशुद्धियों को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसी वजह से हम लोग ऐसा मानते हैं कि तलपट जो है वो खातों की शुद्धता का जो है अचूक प्रमाण नहीं देता। ठीक, अब ये तो हो गई तलपट से ना प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। अब हम लोग बात करेंगे तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, यानी कि ऐसी अशुद्धि जो कि तलपट बनाने पे हमें समझ में आती है कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर है तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहली अशुद्धि है रोकड़ पुस्तक अथवा अन्य सहायक पुस्तकों का योग अथवा शेष निकालने व आगे ले जाने में त्रुटि। यानी कि जब हम लोग रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक या फिर कोई भी अन्य जो भी हमारी सहायक पुस्तकें हैं उनको बनाते हैं, उस टाइम जब हम लोग उनका टोटल योग निकालते हैं, या फिर योग निकालने के बाद जब हम लोग उनका शेष निकालते हैं तो बैलेंस CD शेष करके निकालते हैं, और जब उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बैलेंस BD करके आगे ले जाते हैं। उस टाइम पे अगर कोई भी अमाउंट में हम लोग गलती कर देते हैं तो वो जो है वो हमारे तलपट से प्रकट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बैलेंस CD आना था 10,000 रुपये, और बैलेंस CD जो हम लोग आगे ले आए हैं, या फिर बैलेंस CD जो हम लोग निकाले हैं वो निकाले सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये, तो वो जो ये जो अशुद्धि हुई है उसे तलपट जो है वो प्रकट कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट में गलती हुई है। दूसरा है किसी व्यवहार से प्रभावित हुए 2 खातों में से केवल एक खाते की प्रविष्टि। जब हम लोग जर्नल एंट्री किए हैं तो वहाँ पर दोनों खाते की एंट्री हुई होगी, लेकिन जब हम लोग खाता बही से खाते में खतौनी जर्नल से खाता बही में खतौनी कर रहे थे, उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक खाते में एंट्री किए हैं और दूसरे खाते में एंट्री नहीं किए हैं, तो वहाँ पर अमाउंट का जो है वो डिफरेंस जो है डेबिट और क्रेडिट का समझ में आ जाएगा और हमारा तलपट मैच नहीं करेगा, तो ये अशुद्धि भी जो है वो तलपट से प्रकट हो जाएगी। तीसरा है खाता बही में खतौनी करते समय किसी एक खाते के गलत पक्ष में अथवा गलत राशि से प्रविष्टि। जब हम लोग खाता बही बना रहे हैं उस टाइम जैसे मान लीजिए हमें कैश अकाउंट में जो है वो क्रेडिट में जो राशि है 10,000 रुपये दिखानी है, और हमने उस राशि को डेबिट में 10,000 रुपये दिखा दिया, या फिर 10,000 रुपये जो हमें क्रेडिट में दिखाना था उसकी जगह पे हमने 1,000 रुपये दिखाया, ठीक है, या 100 रुपये दिखाया, तो उस कंडीशन में भी ये जो डिफरेंस है हुआ है अमाउंट का, किसी एक पक्ष की बात की जा रही है, ठीक है, किसी एक खाते के एक पक्ष में ऐसी कोई गलती हुई है, तो उस कंडीशन में ये जो गलती है वो भी तलपट द्वारा प्रकट हो जाएगी। फिर है
खाता बही के खातों का योग अथवा शेष निकालने व आगे ले जाने में त्रुटि, वही जो हमने आगे पहले सबसे पहले देखा, जो कैश की खाता बही के जब हम लोग खाते जो हम लोग बनाए, जैसे कैश अकाउंट बनाया, उसका जब हम लोग योग निकाल रहे हैं तो अमाउंट जोड़ने में कहीं गलती हो गई होगी, या फिर योग निकालने के बाद जब शेष निकालते हैं बैलेंस सीडी, उसमें कहीं निकालने में गलती हो गई, या फिर बैलेंस सीडी जो हमने निकाला है वो सही निकाला है, लेकिन उसको बैलेंस बीडी जब हम लोग करके दिखा रहे हैं वहाँ पे हमने कुछ अमाउंट गलत कर दिया, तो उसको भी वहाँ पे उसकी वजह से जो गलती होती है वो भी हमारे तलपट द्वारा प्रकट हो जाती है। फिर है किसी खाते की राशि तलपट में न लिखे जाने, गलत लिखे जाने अथवा गलत पक्ष में लिखे जाने पर भी ये अशुद्धियाँ प्रकट हो जाती है। कैसे? कोई खाता है, जैसे मान लीजिए कि राम का खाता है, ठीक है। अब राम के खाते को हमने तलपट में नहीं दिखाया, ठीक है, तो उसका अमाउंट भी नहीं दिखाया गया होगा, तो प्रकट हो जाएगी ये गलती। या फिर गलत लिखे जाने पर, यानी कि अमाउंट हम लोग जो है वो गलत लिखे हैं, राम के खाते में 1000 दिखाना है और हम लोग 10,000 दिखा दिए, तो अमाउंट गलत हो गया, तो ये गलती जो है प्रकट हो जाएगी। और या फिर गलत पक्ष में लिखे जाने पर, राम के खाते को हमें डेबिट पक्ष में 10,000 दिखाना था और हमने उसे तलपट में क्रेडिट पक्ष में 10,000 दिखा दिया, तो यहाँ ये गलती भी जो है वो तलपट द्वारा प्रकट हो जाएगी। फिर है छठवां, देनदारों व लेनदारों की सूची तैयार करने में त्रुटि। देखिए, क्योंकि व्यवसाय में कई सारे व्यक्ति जो है वो व्यवसाय के देनदार होते हैं और कई सारे व्यक्ति जो है व्यवसाय के लेनदार होते हैं। जब हम लोग देनदार की सूची बना रहे हैं, उस कंडीशन में किसी व्यक्ति का जो है वो नाम छूट जा रहा है, या फिर देनदार वाला व्यक्ति लेनदार वाले साइड में लिखा जाता है, या फिर लेनदार वाला व्यक्ति देनदार साइड में लिखा जा सकता है, या फिर अमाउंट जो है वो लिखने में गलती हुई, तो कोई भी ऐसी त्रुटि अगर होती है सूची तैयार करते समय, तो वो जो है वो तलपट द्वारा प्रकट हो जाती है। और फिर तलपट के योग में त्रुटि, जब हम लोग तलपट को टोटल कर रहे हैं उस टाइम में अगर हमें अमाउंट जोड़ने में गलती होती है तो ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये सारी गलतियाँ हमें पता कब चलती हैं? जब हमारा तलपट मैच नहीं करता है, मतलब कि इन सारी गलतियों की वजह से हमारा तलपट जो है वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये वो गलतियाँ हैं जिनके अगर इसमें से कोई भी एक गलती हमारी लेखा पुस्तकों में हुई है तो हमारा तलपट जो है वो मैच नहीं करेगा और हमें ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे जो है वो गलती हुई है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई गलती ऐसी हुई है तो उस कंडीशन में हम लोग तलपट को कैसे मिलाएंगे, यानी कि तलपट का मिलान फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमारी तलपट की दोनों साइड का जो योग है उसमें कुछ भी अंतर आता है, उस कंडीशन में हम लोग तलपट को मिलाने के लिए ये निम्न कुछ विधियों को अपनाते हैं, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले योग की पुनः जाँच, यानी कि जब हम लोग टोटल किए हैं तलपट को, उसको एक बार फिर से टोटल करके देखना चाहिए कहीं हमने गलत टोटल तो नहीं कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा करने से बात बन जाती है, तलपट मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर दोबारा हमने टोटल किया फिर भी उतनी ही राशि का अंतर आ रहा है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जितनी राशि का अंतर आ रहा है उस राशि का कोई खाता हम लोग लिखने से छूट तो नहीं गया। जैसे कि अगर अंतर जो है वो 48 रुपये का आ रहा है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि कहीं 48 रुपये का कोई भी ऐसा खाता तो नहीं है जो कि हमने नहीं लिखा है अपने तलपट में, ठीक है। फिर है अंतर की राशि का आधा। अंतर की राशि का आधा हम लोग करेंगे कैसे, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जब दूसरी विधि अपनाएंगे तब भी अगर कोई बात नहीं बन रही तो तीसरी विधि पे आएंगे। जितना अंतर आया है, जैसे मान लीजिए 48 ही आया था, ठीक है, तो हम लोग इस 48 को आधा करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब हम लोग देखेंगे कि कहीं ये 24 रुपीज़ की कोई ऐसी राशि गलत पक्ष में तो नहीं लिखी है, मतलब कि 24 रुपये हमें क्रेडिट में लिखना था, कहीं हमने 24 रुपये डेबिट में तो नहीं लिख दिया, तो हमें ये देखना है। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे, आधा करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि कोई राशि जो है वो गलत पक्ष में तो नहीं ना लिखी गई है। तो अगर उसके बाद हमें अगर मिल जाता है ऐसा कुछ तो हमारा तलपट मैच कर देगा, अगर नहीं मैच करेगा तो फिर हम लोग चौथी विधि पर पढ़ेंगे आगे, कौन सा, अंतर की राशि का 9 से भाग देना, यानी कि इस 48 रुपये को हम लोग 9 से भाग देंगे। अगर 9 से भाग चला गया, ठीक है, अगर 9 से भाग चला गया तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि जो है वो हम लोग उल्टी पुल्टी लिखे, यानी कि 456 अगर हमें लिखना है तो हमने उसकी जगह पे 654 लिखा हुआ है। या फिर दूसरा क्या हमें समझ में आता है, कहीं पे भी किसी भी राशि में जीरो हमने या तो कम लिखा है या फिर ज़्यादा लिखा है, यानी कि 100 रुपये की जगह पे कहीं हो सकता है कि हमने 1000 लिख दिया हो या फिर 10 रुपये लिख दिया हो, ठीक है। ये दो कंडीशन हो सकते हैं कब, जब जो अंतर की राशि आई है, जैसे मान लीजिए अंतर की राशि 49 होती, ठीक है, तो ये जो है 9 से 7 बार में 49 चला जाता, ठीक है,
सॉरी, 9 से 49 नहीं जाएगा। जैसे हमारी 63 थी, ठीक है, तो 9 से 7 बार में जो है वो 63 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राशि ऐसी लिखी गई जिसमें हमने डिजिट जो है वो उल्टे पुल्टे कर दी हैं, या फिर किसी भी राशि में जीरो जो है वो या तो हमने बढ़ा के लिखा या फिर कम करके लिखा है। तो अगर इससे बात बन गई तब तो ठीक है, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी खाता बही में बने हुए खाते हैं और जो भी हमारे सहायक पुस्तकें हैं उन सभी को हमें फिर से उनका योग देखना पड़ेगा कि उनका योग और जो भी हमने शेष निकाला वो हमने सही सही निकाला है या नहीं। फिर भी बात नहीं बनेगी तो हम लोग फिर अपने जर्नल से अपने खाता बही को मैच करेंगे कि जर्नल में जो भी हमने लिखा क्या है उसका सही से खाता बही में खतौनी हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो पिछले साल का जो भी हमने बैलेंस सीडी को इस साल आगे लाया है बैलेंस बीडी के रूप में, उसे हम लोग चेक करेंगे कि कहीं वहाँ पर लिखने में तो कोई गलती नहीं हो गई है। और इन सब के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है उच्चंत या निलंबित खाता, जिसे हम लोग जो है वो सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का काम क्या है कि हमने हर विधि से देख लिया, हमारा तलपट मैच नहीं कर रहा है, हमें नहीं समझ में आ रही कि गलती कहाँ पर हुई है। उस कंडीशन में तलपट को हमें बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और जितनी भी राशि का अंतर, जैसे कि डेबिट पक्ष में अगर हमारा 48 रुपीज़ कम आ रहा है तो तलपट हम लोग जो बनाए हैं उसमें सस्पेंस अकाउंट लिख के डेबिट पक्ष में 48 रुपीज़ दिखा करके तलपट के दोनों साइड का योग बराबर कर देंगे। और बाद में जब हमें उस गलती का पता चलेगा जिस गलती वजह से हमारा तलपट नहीं मिल रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से समायोजन की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तलपट जो है वो बन के तैयार हो जाता है। और अगर तलपट हमारा नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से हम लोग अपने तलपट को मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अब कुछ इसके बाद है कि अतिरिक्त सूचनाओं के साथ हम लोग तलपट कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर पहला है कि पुस्तकों में व्यवहार की जनरल प्रविष्टि न होने पर, जैसे कि हमें कुछ शेष दिए हुए हैं, शेष यानी कि कुछ खाते हैं और उनकी शेष राशि दी हुई है जिसके आधार पर हमें तलपट बनाना होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शेष के साथ हमें कुछ अलग से सूचनाएं दी हुई हैं, उन सूचनाओं को भी हमें ध्यान में रखते हुए अपना तलपट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे पुस्तकों में व्यवहार की जनरल प्रविष्टि न होना, यानी कि शेष दिया हुआ है, साथ में लिखा है कि ये कुछ ऐसे व्यवहार है जिनकी एंट्री नहीं हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो जिस व्यवहार की एंट्री नहीं है उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का माल बेचा गया था, ठीक है, तो 100 रुपये से हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और 100 रुपये से जो है वो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब जनरल एंट्री करते हैं तो यही करते हैं ना। तो अब बोला है कि हमारी जो है वो इस व्यवहार की जर्नल एंट्री हुई नहीं थी, तो इस कंडीशन में हम लोग तलपट, अब हमें तलपट तैयार करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो तलपट में जहाँ पर कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट की जो भी राशि थी, मान लीजिए कैश अकाउंट का शेष वहाँ पे 1000 दिखा था, उस 1000 में ये 100 रुपये जो है वो हम लोग बढ़ा देंगे। साथ ही में जहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे वहाँ पे सेल्स अकाउंट की राशि मान लीजिए 2000 थी, तो उस 2000 में एक ये जो 100 रुपये वो बढ़ा देंगे। तो ये इस तरीके से बस हमें क्या करना है, तलपट हमारा जो है वो सही सही बन जाएगा। ठीक, ये है जब हमें तलपट नहीं बना है, उस टाइम हमें अतिरिक्त सूचना मिली है कि इन सब की एंट्री नहीं हुई, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है योग संबंधी त्रुटि। अब योग संबंधी त्रुटि में क्या करना है, योग संबंधी त्रुटि में जैसे कि मान लीजिए किसी भी खाते का योग जो है वो कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा लगा हुआ है, और उस कंडीशन में हमें अभी तलपट हमारा बना हुआ नहीं है, अभी हमें तलपट बनाना है, यानी कि हमें शेष राशियाँ दी हुई हैं और साथ में लिखा गया है कि इस खाते की इतनी राशि कम लिखी गई है या फिर इस खाते की इतनी राशि अधिक लिखी गई। जैसे मान लीजिए कि हमें शेष दिया हुआ है डेटर का 5000 रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त सूचना में लिखा है कि डेटर जो है, ठीक है, डेटर जो है इनकी राशि 200 रुपये जो है वो कम लिखी गई है। तो अब हम लोग तलपट बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग तलपट में डेटर लिखेंगे और बगल में लिखेंगे 5000 प्लस इसमें 200 रुपये और ऐड करेंगे, क्योंकि कम लिखी गई तो ऐड करेंगे। और अब जो डेबिट पक्ष में जो राशि जाएगी वो जाएगी डेबिटर की 5200 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है, अगर कहीं पे योग कम है, अगर यहाँ पे कम था तो ऐड कर दिया, अगर ये ज़्यादा लिखा होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, माइनस करके दिखा देते। ऐसा कब होगा, जब हमारा जो है वो तलपट नहीं बना है तब। लेकिन
अगर यही जो त्रुटि है ये हमें तलपट बनने के बाद पता चलती है, यानी कि जब हम लोग तलपट बना रहे थे उस टाइम हमें इस त्रुटि का पता नहीं चला और हमने क्या किया था, उस टाइम तलपट को मैच करने के लिए क्या किया रहा होगा, लास्ट में उचित या निलंबित खाता खोला होगा। ठीक है, ये त्रुटि अभी हमें क्यों पता चली, क्योंकि हमें पहले नहीं पता चली। तो इसका मतलब जब हमें पहले नहीं पता चली तो हमने उस त्रुटि को बराबर करने के लिए निलंबित यानी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा तलपट में। तो इस वजह से जब अगर तलपट बन गया और उसके बाद हमें पता चल रहा है कि डेटर में 200 रुपये कम दिखाए गए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डेटर में तो ऐड करेंगे ही, साथ में जो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था उसमें भी हम लोग इसको माइनस करेंगे, यानी कि उसमें भी हम लोग इसको एडजस्ट करके तलपट के अंदर दिखाएंगे। अब वो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को न्यूमेरिकल्स को जो है वो देखना पड़ेगा। तो आइए इन दोनों ही चीज़ों को, यानी कि तलपट बनने के पहले अगर हमें पता चल रहा है कुछ त्रुटियाँ, उस कंडीशन में हम लोग कैसे तलपट बनाएंगे, और तलपट बनने के बाद अगर हमें कुछ त्रुटियों का पता चला तो उस कंडीशन में हम लोग तलपट को कैसे तैयार करेंगे। फिर से इस चीज़ को समझने के लिए दो न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ जो हैं कुछ खाते दिए हुए हैं और उनके शेष दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं, यानी कि अभी हमारा तलपट नहीं बना है। ठीक है, खातों के शेष दिए हुए यानी कि अभी हमारा तलपट नहीं बना है। और यहाँ पे कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई हैं, यानी कि कुछ त्रुटियाँ हमसे लेखा पुस्तकों में हो गई हैं, उन त्रुटियों के बारे में बताया गया। उन सब चीज़ों को हमें एडजस्ट करके अब अपना एक जो है वो तलपट को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कौन कौन सी अतिरिक्त सूचनाएं हैं। उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें उन सूचनाओं को कहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले कि मोहन से 4600 का उधार माल खरीदा, इसका कोई लेखा नहीं किया गया। तो मोहन से जब आपने माल खरीदा था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मतलब यहाँ पे बोला कोई लेखा नहीं हुआ, तो अगर लेखा होता तो क्या लेखा होता, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से हमने माल खरीदा उधार, तो क्या होता, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, यानी कि परचेस को हम लोग डेबिट करते 4600 से और मोहन को क्रेडिट करते 4600 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा परचेस है, परचेस यानी क्रय में हम लोग क्या करेंगे, क्रय तो यहाँ पे 1,25,900 है, यहाँ पर हमें और ऐड क्या करना है 4,600 रुपये, और इसमें ऐड करके हम लोग दिखा रहे हैं कि इतने का माल और ख़रीदा गया था। ठीक है, ये डेबिट में परचेस हमारा जाएगा। और मोहन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और मोहन से हम लोग माल खरीद रहे हैं, तो मोहन का यहाँ पे नाम तो कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे देनदार और लेनदार लिखा है। तो मोहन से हमने उधार माल खरीदा, तो मोहन हमारा क्या हो गया, लेनदार हो गया, यानी कि अब ये 4,600 जो है वो लेनदार में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, एंट्री क्या होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेस में हम लोग 4,600 ऐड करेंगे जो कि डेबिट में दिखाया जाएगा, और मोहन हमारा लेनदार है तो लेनदार में 4,600 ऐड कर देंगे जो कि हमारा क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट दिखाया जाएगा। दूसरा है विक्रय पुस्तक का योग 2,700 रुपये अधिक लगाया गया, यानी कि जो हमारा सेल्स है यहाँ पे 2,77,700, इसमें जो है वो 2,700 रुपये अधिक जोड़ दिया गया है गलती से। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2,700 रुपये को इसमें से माइनस करके हम लोग दिखाएंगे। और लास्ट है रोकड़ पुस्तकायोग 3,800 रुपये कम लगाया गया, यानी कि जो हमारा कैश है, ठीक है, जो हमारा रोकड़ है 39,100 रुपये का, इसमें 3,800 रुपये हमें और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम जोड़ा गया था। तो हम लोग यहाँ पर 3,800 रुपये और क्या करेंगे, जोड़ करके दिखा देंगे। अब क्योंकि अब आप जो तलपट हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सी मदों को कौन से खाते की राशि को किस पक्ष में दिखाएंगे। तो आइए उन सभी खातों की राशि को जो है इन सभी खातों की राशि से हम लोग एक तलपट को तैयार करते हैं और उनको संबंधित पक्ष में दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के सामने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है और जितने भी यहाँ पर खाते दिए हैं उन खातों के नाम लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उनके शेष को संबंधित पक्ष में दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे प्रारंभिक स्कंद है, तो ये डेबिट साइड में 46,300 रुपये हम लोग दिखाएंगे। ठीक, 46,300 रुपये। फिर क्रय है, तो क्रय में 1,25,900 रुपये यहाँ पर हम लोग को शो करना है। ठीक, 1,25,900 रुपये प्लस 4,600 रुपये को ऐड करके दिखाएंगे, तो क्रय हमारा डेबिट साइड में 1,30,500 रुपये दिखाया जाएगा। ठीक, सेल्स है, तो सेल्स हमारा क्या है, 2,77,700 में हमें 2,700 माइनस करके दिखाना है। टोटल हो जाएगा 2,75,000, जो कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। हम यहाँ पर आपको ये नहीं बताएं कि कौन सा खाते की राशि किस पक्ष में जा रही है और क्यों जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले की वीडियो में समझा चुके हैं जो कि आपको पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर के पहले देख लीजिए। ठीक है, देनदार है, देनदार हमारे डेबिट साइड में जाता है 53,000।
लेनदार है, लेनदार में 52,800 में आपको 4,600 ऐड करके दिखाना है, जो कि हो जाएगा आपका 57,400 रुपये। ठीक। देय विपत्र हैं, देय विपत्र आपका चला जाएगा 10,000 क्रेडिट साइड में, व्यापारिक व्यय का 70,000 डेबिट में, वेतन का 75,000 डेबिट में, पूंजी आपका है 99,300 रुपये क्रेडिट में, आहरण आपका कितना है 27,200 डेबिट में, प्राप्त ब्याज 3,200 क्रेडिट में, और लास्ट में रोकड़ है। तो रोकड़ आपको क्या करना है यहाँ पर 39,100 में 3,800 ऐड करके दिखाना है। तो टोटल आपका हो जाएगा 42,900 रुपये डेबिट में। ठीक, इस तरीके से हमारा जो तलपट बन गया। अब लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल करने पे हमारा टोटल आएगा 4,44,900 रुपये। यानी कि हमारा तलपट जो है वो सही सही बना है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो ये था जब हमारा तलपट नहीं बना है और तलपट बनने के पहले ही हमें कुछ अपनी जो अशुद्धि थी लेखा पुस्तकों में वो हमें पता चल गई, तो हमने उसको इस तरीके से सुधार लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर तलपट बन गया है उस कंडीशन में हम लोग अपनी अशुद्धियों को कैसे सुधारेंगे। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जो है ये तलपट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर तलपट बना हुआ है और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी साथ में दी हुई हैं। जैसे कि लिखा है कि 9,600 के माल का उधार विक्रय तथा 1,800 के माल का नकद क्रय का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट भी ओपन है। क्यों? क्योंकि हमने जब तलपट पहले बनाया था तो अशुद्धियों का हमें पता नहीं चला था कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है और हमें तलपट को मैच करना था, इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा था कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट दिखा करके अपने तलपट को मिला ले। अब जब हमने तलपट मिला लिया सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, तब हमें इन अशुद्धियों का पता चल रहा है कि इन्हीं वजह से जो है वो हमारा तलपट मैच नहीं कर रहा था। तो क्या क्या अशुद्धियाँ हैं? 9,600 के माल का उधार विक्रय, इसका लेखा नहीं हुआ है। उधार विक्रय का लेखा नहीं हुआ यानी कि 9,600 के माल का उधार विक्रय यानी कि सेल्स जो है वो हमारा 9,600 रुपये से बढ़ेगा। ठीक है, प्लस 9,600 से हमारा जो है वो सेल्स बढ़ जाएगा। और उधार विक्रय हुआ यानी कि हमने जिसे बेचा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा देनदार। तो देनदार में भी हम लोग क्या करेंगे 9,600 रुपये यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, ये करेंगे। साथ में क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट हमारा जो है यहाँ पर 4,800। तो आप देख सकते हैं ये जो सेल्स है ये क्रेडिट में आपका दिखाया गया है और ये डेटर जो है ये आपका डेबिट में दिखाया गया है। ठीक, तो अभी जब हम लोग इसे तलपट को सही कर देंगे तो सस्पेंस अकाउंट हमारा जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 1,800 के माल का नकद क्रय का भी लेखा नहीं हुआ। नकद क्रय यानी कि परचेस हमारा डेबिट होता है कितने से 1,800 रुपये से। ठीक, डेबिट साइड में। और जो नकद है तो कैश हमने दिया रहा होगा, तो यहाँ पर कैश जो हमारा इतना 5,000 दिख रहा है इसमें से कैश कम हो जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि कैश हम लोग किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास से जा रहा है तो माइनस करेंगे कितना 1,800 रुपये। और लास्ट है लेनदारों की सूची 4,800 रुपये से कम आके गई थी यानी कि जो लेनदार है इसमें भी हमें 4,800 रुपये जो है वो बढ़ा करके दिखाना है। ठीक है, अब पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं उसके बाद सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट जो है वो सारा हम लोग पहले क्या करते हैं इस साइड दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो कि डेबिट साइड में 5,000 दिखा देंगे हम लोग। ठीक, परचेज जो है उसमें 60,000 में 1,800 जो है वो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 61,800 रुपये। सेल्स है तो सेल्स का आप 94,000 में 9,600 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,03,600 रुपये। डेटर जो है डेटर में भी 30,000 में 9,600 हम लोग ऐड करके दिखाएंगे तो हो जाएगा 39,600 रुपये। क्रेडिटर है, क्रेडिटर में भी 18,200 रुपये में 4,800 रुपये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23,000। कमीशन का 2,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का 50,000, फिक्स एसेट का 80,000, बैंक का 20,000 दिखाएंगे। और कैश आएगा तो कैश में 5,000 रुपये में 1,800 रुपये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3,200 रुपये। कैपिटल हमारा आ जाएगा 1,35,000 का। ठीक, 1,35,000 का। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को एक तरीके से दिखा ले जैसे हमें जो सही सही अमाउंट इनका था।
बात यहाँ पे आती है अब सस्पेंस अकाउंट की। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट हमारा ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप जोड़ेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस जो है वो सही सही आ रहा है, कोई भी उसमें अंतर की राशि नहीं आ रही। जैसे दोनों साइड का बैलेंस कितना आ रहा है, 2,61,600 रुपये आ रहा है दोनों साइड का। ठीक है, यानी कि हमारा जो तलपट है वो सही सही मैच कर गया है। तो सस्पेंस अकाउंट का क्या करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को सिंपल सा हमें क्या करना है, 4,800 रुपये दिखा रहा था तो हम यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे कि इसमें से 4,800 में से 4,800 जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया है सारा चीज़। कोई भी अब यहाँ पर बैलेंस जो है वो नहीं बच रहा है। बस सिंपल सा हमें यही यहाँ पर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप कि इतना सारी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ जो हमारा तलपट का टॉपिक यानी कि ट्रायल बैलेंस का टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमने मेनली तीन से 4 वीडियो में तलपट के टॉपिक को कंप्लीट किया है, ताकि एक एक चीज़ आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप सारी वीडियोस देखिएगा और समझिएगा कि हम लोग कैसे कैसे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और किस चीज़ का क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने समझाई हुई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।